अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का अगला हिस्सा। आफरीदी ज़िंदा है। नहायत आहिस्तगी से इसके सिर्फ मुंह से ये जुमले अदा हुए, मगर वो भी आफरीदी था जो क़यामत की नज़र और बिला की समात रखता था। हाँ, मैं ज़िंदा और सही सलामत तुम्हारे पास हूँ, वरना तुम्हारे बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने में। आफरीदी इसकी कपकपाते होंठों पर उंगलियां फेर रहा था। छोड़ो मुझे। वो इसके दहकते लम्स पर कसमसाने लगी थी, मगर आफरीदी ने इसकी झंझाहट, इसका कसमसाना सब एक बार खुद में समेट लिया था। इसकी सारी मज़ामत, इसका एहतजाज, सब कुछ इसकी मजबूत पनाहों में दम दौड़ चुका था। खिड़की से आती सूरज की तेज किरणों से इसका चेहरा रोशन हो गया। बेसाख्ता इसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और सीधा होकर लेट गई। क्या था वो सब? पानी तेज से उठी थी। इसकी कमर और हाथों में शदीद दर्द की एक लहर उठी। कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कमरा बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा था। बेड को जैसे जिस पर मामूली सी भी शिकन नहीं थी, जिसका मतलब बेड था, बेड पर इसके अलावा कोई नहीं था। वो ख्वाब था मेरा, इतना भयानक और जानलेवा ख्वाब। इसका दिल अंदर से सहम कर रह गया। नहीं, आफरीदी मर गया है, वो जिंदा नहीं बच सकता। बाबा ने इसे बुरी तरह से मरवाया, इसका बचना नामुमकिन है। वह खुद को समझाती हुई वार्डरोब की सिमत बढ़ी। मकसूम किचन में खाना बनाने की तैयारी करी थी। राबिया ने इसे आलू गोश्त का सालन बनाने सिखाया था, वही बनाने लगी थी। प्याज काट कर चूल्हे पर चढ़ा दी थी। अब खड़ी सिंक के पास गोश्त धो रही थी। नजमा के पोर्शन से कुछ शोर की आवाज़ें आने लगी। इसने नल बंद किया और हाल में आई। बताओ मेरी जान, ये सब क्या कैसे हुआ? राबिया मुस्तकिल रो रही थी इसके पास बैठकर। अम्मी, आप प्लीज़ पहले रोना बंद करें। ठीक तो कह रही हैं राबिया, हम सबको किस कदर तकलीफ़ हो रही थी तुम्हें इस तरह देखकर, और तुम हो कोई बताते ही नहीं। आसिया भी इसके पास आकर बैठ गई। बड़ी मामी, बात कुछ भी नहीं। दरअसल आप लोगों को तो पता है कि कराची के हालात किस कदर ख़राब हैं। कुछ मोटर बाइक पर बैठे लड़कों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की थी, बस इनमें इनकी गोलियों की जद में आ गया। तुम सच बोल रहे हो? राबिया ने शक्की नज़रों से आरफीन को घूरा। बिल्कुल सच। पता नहीं हमारे कराची, हमारे मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे। ऐसी धांधली मचाई हुई है कि कुछ पूछो नहीं। आरफीन, जरमील को जब पता चला, वो फ़ौरन सब काम छोड़ के सीधा घर आया था। आरफीन ने जरमील की सिम देखा। ओ थैंक गॉड तुम आ गए, प्लीज़ मुझे मेरे कमरे में ले चलो। इन खवातीन ने तो रो रो के आज सैलाब ले आना है। जाले की पैर से लगी सर पर पूजी। वो नहायत से लिखती नज़र से आरफीन को देखने लगी। ये बोली कि आपको हमारी मोहब्बतों की कदर ही नहीं है। खुदा के लिए अपनी मोहब्बत जरमील के लिए वक्फ रखो। मुझे से कमज़ोर दिल इंसान तुम्हारी जंगजू मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे ही तो कमज़ोर दिल इंसान हैं आप। जाले बुरी बात कभी तो मौका महल देकर बोला करो। हर जगह आरफीन से लड़ाई करना शुरू कर देती हो। नजमा ने आहिस्तगी से डपटा था। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने नजमा मामी, ये बिल्कुल जंगली लड़ाका बिल्ली है। आरफीन मजे लेने लगा। आरफीन भाई, आपने मुझे लड़ाका कहा? जाले जरमील ने सख्ती से एक आंख दबाई। वो खामोशी से बैठ गई। ठीक है, सब मुझे ही डांटो, नहीं कहती मैं कुछ भी किसी को, मगर मुंह फुला ही था। जाले बदतमीजी मत करो। अरे नजमा, मत डांटो जाले को, पता है तो है आरफीन कितना तंग करता है इसे। आसी ने इसकी हमायत ली थी। फिर भी आसी भाभी ये देख रही है ना कि राबे किस कदर परेशान है। आरफीन तकलीफ में और इनको अपनी सूझी हुई है। नजमा को इस वक्त जाले का मुंह फुलाना सख्त नागवार गुजरा था। नजमा मामी रहने दे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं वाकई बिल्कुल ठीक हूँ। मकसूम, आर यू ऑलराइट? जरमील और आरफीन रुक गए थे, मगर मकसूम ने कोई जवाब नहीं दिया। जरमील इसकी खामोशी की वजह भी जानता था। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जरमील ने धीरे से इसके सर पर हाथ रखा और आरफीन को लिए ऊपर इसके बेडरूम में आया। वो अच्छी तरह जानती थी कि आरफीन के साथ ये किसने किया। असफन दुरानी उजाब दुरानी किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसका अंदाजा इसे था। मकसूम बगौर आरफीन को तकने लगी। अगर इस हाल को था, इतनी तकलीफ में था, तो इसकी वजह वो खुद थी। आरफीन ने मकसूम को इस तरह गौर से देखने पर नजरें चुरा ली। जरमील ने इसे आराम से बेड पर लिटा दिया था। दवाई खा ली थी, मगर नींद फिर भी नहीं आ रही थी। तुम आराम करो, मैं सलजूक से मिलकर आता हूँ। ओके। जरमील के जाने के बाद मकसूम बेड के नज़दीक आई थी। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ नीचे खाया वो सब झूठ है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी हालत असमन चाचू ने और जावर की वजह से है। तो फिर ये कि मैं मज़ीद आपका नुकसान नहीं चाहती हूँ। खुदा न खास्ता आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं आपके घर वालों को कैसे सामना करती, मगर मुझे कुछ हुआ तो नहीं। नहीं आरफीन, वो लोग बहुत ख़तरनाक है। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं आपकी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। अच्छा, तो मोहतरमा मकसूम साहिबा, ये भी बताना पसंद फरमाएंगी कि आगे क्या सोचा है आपने? इसने बड़े तीखे लहजे में मकसूम को मुखातिब किया। यही कि मैं वापस लंदन चली जाऊंगी। इससे क्या होगा? आरफीन के पुरसकून चेहरे पर मामूली सा गुस्सा नमूदार हुआ। कम अज़ कम वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। और रियली, मेरे नुकसान की तुम्हें परवाह है? सिर्फ मुझे ही नहीं, आपके सब घर वालों को परवाह है आपकी। और इससे पहले कि असवन चाचू और जावर मजीद कोई कार्रवाई करें, कुछ बुरा करें, मैं इनके साथ ही चली जाऊंगी। वो जहाँ भी ले जाएंगे, वो मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भी करने को तैयार। इससे पहले कि आगे
बिल्कुल बोलती आरफीन ने इसकी कलाई जो खींची तो वो अपना तवाज़ुन संभाल ना सकी, पूरे वजूद के साथ आरफीन पर आ गिरी थी। ये बात तुम मेरे ज़िंदगी में आने से पहले सोचनी चाहिए थी। हमारी शादी किसी भी तरह हुई हो, मगर ये भी सच है कि तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी, मेरी इज़्ज़त, मेरी खैरत। और अगर मेरी इज़्ज़त की तरफ किसी ने भी बुरी नज़र डाली और मैं इसकी आंखें निकाल लूँगा, और मेरी इज़्ज़त की हिफाजत तुम पर भी लागू है। बेशक लंदन जैसे आज़ाद शहर में तुम्हारी परवरिश हुई है, मगर ये पाकिस्तान है। यहाँ का शोर अपनी इज़्ज़त के लिए बहुत गैरतमंद होता है, और तुम मेरी इज़्ज़त और गैरत के अलावा मेरी मोहब्बत भी हो। आरफी ने धीरे से इसके चेहरे पर आई करली लिटों को छेड़ा था, और मकसूम के दिल की हालत ऐसी तरह परवाह नहीं थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बेशक मगरबी माहौल में पली बढ़ी हो, मगर अंदर से इन्हीं मशरकी औरतों की तरह हो जो अपने शोर से अपना हक वसूल करके ज़िंदगी भर उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जुड़ी रहती हैं। इसलिए अगर मैंने अपना हक वसूल नहीं किया तो इसे मेरी कमज़ोरी मत समझना। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमसे अपना हक वसूल करने में। आरफीन का जो मामूली सा भी गुस्सा था वो इसके चेहरे की मासूमियत देखकर रफू चक्कर हो गया। इनसे आकांक्ष में ज़माने भर की मासूमियत रक्षा थी जिसने आरफीन का करार लूटा था। मुस्कुराते हुए इसने अपना हाथ मकसूम के सर पर रखकर इसे थोड़ा और झुकाया और उसकी आलूद परेशानी पर अपने प्यार की मोहर जब्त कर दी, और नहायत आहिस्तगी से इसे खुद के इशारे से आज़ाद किया। जाओ शाबाश, किचन में जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मकसूम ने लरजती पलकों से आरफीन को देखा, जहाँ ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। हो गया मेरा चेहरे पर तबसरा। आरफीन ने इसे चौंका दिया, पता नहीं वो कैसे इसकी सोच तक रसाई हासिल कर लेता। मिसेस मकसूम, आरफीन तुम्हारे शोहर के बाजू में इतनी ताकत है कि तुम्हारी हिफाजत कर सकता है, इसलिए बेफिक्र रहो और आगे की फिक्रें और सोचे मेरे लिए छोड़ दो। असफन दुरानी और जावर दुरानी से कैसे निपटा जाएगा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर तुम भी अपने जहन में ये बात बिठा लो कि ये दोनों सिर्फ गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं। वो मेरा ना तो कुछ बिगाड़ सकते और ना ही तुम्हारा बाल बीगा कर सकते हैं। खाना मेरे लाती हूँ। वो खाने से याद आया कि इसने तो चूल्हे पर प्याज चढ़ाई थी, वो अब तो कोयला हो गई होगी। वो जल्दी से कमरे से निकली। मकसूम को अब हर सूरत में मना लेना चाहता था, वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहता था। इसे उलझनों में डालकर या मकसूम पर गुस्सा करके मकसूम की सोच को अलग रुख नहीं देना चाहता था। असमत और जावर नहायत शातिर और चालाक थे, वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मकसूम ट्रैप हो जाएगी, और मकसूम इतनी ही मासूम है वो जल्द इनकी बातों में आ जाएगी। वो अपनी बेवकूफ़ी में ज़रूर काम बिगाड़ लेगी। मकसूम तेज़ी से किचन में ही जा रहा और लारोश अगुलान खड़ी थी। आहट पर लारोश अगुलान ने पलट कर देखा। मकसूम, मैंने आपका सालन भी तैयार कर दिया और आरफीन भाई का चिकन भी सूप बना दिया। वो दरअसल मैं बिल्कुल भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम ही नहीं, हम सब परेशान हो गए थे। वो तो लारोश को जलने की बदबू आई तो वो फ़ौरन किचन में आई थी और सारा खाना तैयार कर दिया। राबिया ने मकसूम को प्यार से देखा। थैंक्स लारोश, आप ज्यादती कर रही हैं। ओके, फिर मैंने अपना थैंक्स वापस ले लिया। मकसूम मुस्कुरा दी, जिसका साथ लारोश अगुलान ने भी दिया। मकसूम, अगर आरफीन जाग रहे हैं तो उन्हें ये सूप दे दो। राबिया ने सूप कांच की डिश में निकाल कर डिश और कांच का प्याला चमचे समेत ट्रे में रख दिया। जी अम्मी, वो जाग रहे हैं और उन्हें भूख भी लग रही है। तो ठीक है, तुम ये ट्रे आरफीन को दो, हम जब तक टेबल पर खाना लगाते हैं। आज लारोश भी हमारे साथ खाना खाएगी। राबिया ने मुस्कुराते हुए ट्रे मकसूम को थमाई और कैबिनेट से प्लेटें निकालने लगी। लारोश और गुलान ने इनका साथ दिया और टेबल पर खाना चुनने लगी। हसन भी ऊपर से आरफीन की खैरियत पूछकर अपने कमरे में आया था। वहाँ हुनैन अफरीदी को देखकर इसका माथा ठनका था। तुम यहाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा शक वही है जो आप समझ रहे हैं, मगर आपने तस्दीक नहीं की, इसलिए मुझे यकीन करने के लिए आपके कमरे में आना पड़ा। ना सिर्फ आपकी चीज़ों को भी छेड़ना पड़ा। हुनैन अफरीदी की आंखों में नमी सी थी। इसके हाथ में वो ज़रूरी कागजात, शनाख्ती कार्ड और उसका फैमिली एल्बम था। आप क्या समझते थे मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा? जब आपको उम्रे के खाने पर देखा था तब आप आज से हाथ मिलाया था, मेरे दिमाग में शक की घंटियां बजना शुरू हो गई थी, और आज देख ले मेरे शक को यकीन की ज़बान भी मिल गई। हुनैन अफरीदी ने वो एल्बम खोलकर इसके आगे किया, जिसमें वो सारी बचपन की तस्वीर थी। वो हसन के साथ सल्जूक के साथ खड़ा था, तो कहीं हसन अफरीदी के कंधे पर चढ़ा हुआ था, कहीं जुबारी ने इसका कान पकड़ा हुआ था तो वो हसन अफरीदी के बाजू में छुप जाता। मैं जानता हूँ तुम शुरू से ही बहुत शार्प हो, बहुत तेज़ दिमाग है तुम्हारा। हसन अफरीदी ने अपने दोनों बाजुओं को फैलाया। उन्होंने अफरीदी तेज़ी से इस तरह इसके गले लगा था जैसे बचपन में से लगता था। क्यों इतने साल हमसे दूर रहे आप? वलीद चाचू और शैला पप्पा को खोने के बाद हमने आपको, नबीला चाची को बहुत ढूंढा, मगर आपको कोई पता नहीं मिला। क्यों हनी भाई, इतने साल आप लोग हम सबसे दूर रहे? वो हसन अफरीदी के गले से लगा हुआ था। प्लीज़ हनी भाई, अब तो बोलिए कुछ, क्या वजह थी जो आप हमसे दूर रहे? शैला पप्पू की वजह से। शैला पप्पू की वजह से क्या मतलब हनी भाई? शैला पप्पू तो खाई में गिर के मर गई थी ना? हाँ, मगर उनकी लाश हमने बहुत ढूंढी, वो नहीं मिली। नहीं, शैला पप्पू जिंदा थी। जिंदा थी तो अब तक कहाँ थी? मेरे पास। और फिर हसन अफरीदी ने हुनैन अफरीदी को अपने गुजरे वाक़यात, रेहान शेख वानिया अपने बारे में सब बता दिया, वो जो सभी जो अभी इसने अरसे से छुपाया था। कितनी देर तक हुनैन अफरीदी सन्नाटे में बैठा रहा। इसकी बुलोरे आंखें जैसे पथरा गई थीं, जबान तालू से जा चिपका था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? हसन अफरीदी ने जामदो साकित से हुनैन अफरीदी को देखा था, और हुनैन अफरीदी ने नज़र उठा के इसे देखा। इसके चेहरे पर ज़माने भर का दुख था। इतना पहाड़ अपने दिल पर खुद उठाए हुए थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आपका राजदान था, आपका पर तो आपकी जान था, तो फिर मुझसे क्यों दूर रहे आप? क्या करता है, शैला पप्पू को भी तो बचाना था। हर इलाज कराया, हर मुल्क, हर शहर, गाँव, सब जगह लेकर गया, मगर इनका सख्ता नहीं टूटा, और टूटा भी तो जब जब बहुत देर हो गई थी। शैला पप्पू वलीद चाचू
चाचू के जाने के बाद बहुत बदलाव आ गया था हमारे ख़ानदान में। वो पहले जैसी पस्त सोच, वो पुराने रीतों रस्म व रवाज सबको बीजाने ने किसी गहरी कब्र में दफना दिया था। मगर वो नबीला चची और आपको आज भी बहुत याद करती और छुप छुप के रोती हैं। हाँ, वो हमें यादती भी तो बहुत थी। अब आपने आगे क्या सोचा है? बस यही कि वानिया को मनाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाऊँगा। और हम लोग, मैं मेरे बारे में नहीं सोचा। अब आप हमें मिल गए हैं तो हमारा क्या होगा? नहीं, मगर हाँ, तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। मगर ये भी सच है कि मैं शैला पप्पू का ये राज अपने दिल तक ही छुपा के रखूँगा। उन्हें सबके सामने लाकर उनकी रूह को शर्मिंदा नहीं करूँगा। जब तक ज़िंदा थी तकलीफ़ में थी, मगर उनके जाने के बाद तुम लोगों से मिलकर क्या जवाब पेश करता? क्या बताऊँ कि मम्मी मुझे कहाँ ले गई थी? तो फिर ये सब आपने मुझे क्यों बताया? क्योंकि मैं ही नहीं, शैला पप्पू भी तुम्हें बहुत चाहती थी। हसन आफरीदी ने इसकी छोटी सी नाक दबाई थी। तो फिर आप भी सुन लें, ये राज अगर आपने मुझे दिया है तो इसकी हिफाजत मैं अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। शैला पप्पू मुझे भी अपनी जान से बढ़कर अजीज़ थी। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा चलें, ये सब एक तरफ। अभी बताएं कि हमारी भाभी कहाँ है? यही हैं। मगर क्यों? मैं तो यहाँ सबसे मिल चुका हूँ। साले आप ही, हेरा भाभी, सिमरन आप ही और मकसूम भाभी को भी जानता हूँ। एक मिनट, ये हेरा तुम्हारी भाभी कैसे हुई? सुलझुक भैया के हवाले से। सुलझुक के लिए हेरा को पसंद किया है बीजान ने। और जी, और बहुत जल्द शादी की भी डेट फिक्स हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जमील की फैमिली वाकई बहुत अच्छी है। हनी भाई, ये तो बताइए कि वानिया भाभी कहाँ हैं? आरफीन भाई, हसन भाई, पहले ये तो बताएं कि वानिया भाभी कहाँ हैं? यहाँ आरफीन की कज़न है। आरफीन भाई कज़न? अच्छा, मैं अभी मिलकर आता हूँ। वो उठने लगा था। हाँ हाँ, अभी।
वानिया टीवी लाउंज में बैठी टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी, जब ही हसन चला आया। अस्सलाम वालेकुम, वानिया ने नहाए चौंक कर देखा। वालेकुम सलाम। हसन आफरीदी ने बगौर इसे देखा था। फिर कालीन पर पड़े रिमोट को देखा। वो आगे बढ़ा, इसके कदमों पर झुककर रिमोट उठा लिया। इसकी क्लोन की तेज़ खुशबू वानिया के रत्नों में घुसकर कुछ याद दिला गई थी। लारोश अगुलान को 2 दिन हो गए थे यहाँ आए हुए, मगर किसी के भी रवैये से जाहिर नहीं हो रहा था कि वो इससे नाराज़ है।
तुम लोग रस्म करो, मैं मकसूम को देखता हूँ। इसने ज़ाले को कहा और अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। आरिफीन ऊपर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा। अब बैठने बेडरूम में गया। ड्रेसिंग रूम से मकसूम निकली थी। कुछ देर पहले जो इसने नहायत मारे से मेकअप किया था वो मफकूद था। वो यकीनन काफ़ी देर से रोती रही थी। आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। आरफीन को सामने खड़ा देखा तो नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। मकसूम, क्या बात है, तुम रोई क्यों हो? सब तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं। हेरा की रस्म हो रही है, तुम यहाँ हो, सब खैरियत तो है ना? बताओ मुझे क्या बात है। वो साथ सुहागनें करती हैं रस्म, और मैं हेरा की रस्म करके इसकी खुशियों पर अपना साया नहीं डालना चाहती। आरफीन ने इसे चौंक कर देखा, वहीं अंदर दाखिल आती सिमरन और ज़ाले के कदम भी ठटके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिमरन ने ज़ाले को चुप रहने का इशारा करके दोनों साइड में हो गई। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? आप छोड़े इन बातों को, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। यार तुम समझाओगे तो समझ में आएगा ना। आरफीन, छोड़ देना। अब भला वो अपने मुंह से कैसे बताती? भले ही वो लंदन जैसे आज़ाद मुल्क की परवरदार रही हो, मगर अंदर से वही मुशरिकी लड़की थी। अरविंद भाई वैसे तो खुद को बहुत समझदार समझते, मगर अंदर से बिल्कुल ना समझ है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई, मगर आप समझे या ना समझे, हम समझ गए हैं। साले से मजीद भाई रुकना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सिमरन का हाथ पकड़े अंदर कमरे में आ गई। अरविंद और मकसूम ने पलट कर देखा। मकसूम पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। जो वो बात खुद से छुपा रही थी, आज वो आया हो गई थी। अच्छा तो साले बीबी, अगर आप इतनी समझदार हैं तो मुझे भी समझा दें। मुझ जैसा बिजनेस टाइकून, ब्लैक बेल्ट बॉडी बिल्डर इन बातों से ना बलदा है। ये तो अफसोस की बात है देवर जी। च सिमरन ने भी जुबानी अंदाज में से छेड़ा। यार आप लोग अपनी ये जुबानी बातें एक तरफ रख के मुझे सीधे सीधे समझा सकती हैं। नीचे सलूक की रस्म भी करनी है और तुम लोग और देर कर रही हो। आरफीन भाई, हद होती है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हर मामले में परफेक्ट है, मगर एज ए हस्बैंड बिल्कुल जीरो। जब भी तो आज मकसूम भाभी हम में शामिल नहीं हुई कि हीरा की रस्म करती। ज़ाले तो वैसे भी मुँह फटती, कहाँ तक बर्दाश्त करती। सिमरन ने ज़ाले को तनबीह नज़रों से देखा, जबकि मकसूम ने इसके हाथ पर चुटकी पड़ी तो ज़ाले सी करके रह गई। ये अच्छा है, एक तो आपकी फेवर कर रही हूँ, आप मुझे ही नोट कर सूट रही हैं। साले की बच्ची चुप नहीं होगी। मकसूम खोने लगी और आंखों से धमकी देने लगी। आरफीन की समझ में अब सब आ गया था। आई सी, तो ये बात है। आरफीन ने अपना निचला होंठ दांतों में लेकर मुस्कुराती आंखों से बकौल शर्माती घबराती मकसूम को देखा। अब इतना टाइम तो नहीं है कि अभी हीरा की रस्म करने के लिए तुम भी शामिल होगे, मगर अभी बारात और वलीमा की तकरीब बाकी है। एंड आई एम श्योर कि अब किसी सुहागन की रस्म में तुम लोगों से पीछे नहीं रहेगी। आरफीन ने दिलकशी से देखते हुए कहा था। मकसूम तो पूरी तरह शर्मा के रह गई, जबकि सिमरन और जाली आरफीन की बेबाक गुफ्तगू पर झेम कर रह गई, मगर जाली भी अपने नाम की एक ही ठीक थी। अरफीन भाई, आप बेहतर इसमें हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। हम मकसूम भाभी को तैयार करके ला रहे हैं नीचे। अरे वाह, ये क्या बात हुई? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अरफीन, बहुत मजाक है, जाओ यहाँ से वरना पिट जाओगे। सिमरन ने मसनूई से निदा होते हुए कहा। हो अब तो जाना ही पड़ेगा। आरफीन ने डरने की भरपूर एक्टिंग की। सिमरन की गोरी पर वो सर खुजाता हुआ जाने लगा, मगर कुछ याद आने पर वो पलटा और वार्डरोब की सिमत बढ़ा। वहाँ से एक डब्बा निकाला और लाकर सिमरन को थमा दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। इसने नहायत चाह से मकसूम को देखा और फिर वहाँ रुका नहीं, बेडरूम से निकलता चला गया। सिमरन ने डब्बा खोला। इसमें से रेड एंड पिंक इम्तिजाज की कलियों वाली फ्राक निकली, जिस पर गोल्डन एंड सिल्वर रंगों और दबके का काम हुआ था। सिमरन ने ताइशी नजरों से जार्जेट फ्राक देखी और आगे बढ़कर मकसूम की पेशानी पर बोसा लिया। यू आर वेरी लकी। अगर आरफीन भाई देख लें तो ये कह देंगे कि सिमरन भाभी, ये हक मेरा है। तुम तो हो ही बेशर्म। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हीरा हमसे ज़्यादा समझदार निकली। कहना कितना कहती रही कि अरफीन भाई और मकसूम भाभी के बीच कुछ ठीक नहीं है, मगर हम ही इसको डांट कर चुप करा देते कि ये सब इसकी गलत फहमी है। ज़ाले को हीरा की बातें याद ना गई। मकसूम, हमसे तो कुछ शेयर करती। अगर इतफाक़ से हम तुमको ढूंढते हुए ऊपर नहीं आते तो आज हमें कुछ पता ही नहीं चलता। मैं क्या कहती, मैं तो खुद इतना ही शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा वो किस लिए? मकसूम ने दोनों को देखा। अब तो इतना तो पता चल ही गया था, मजीद क्या छुपाना। मकसूम ने अपनी शादी से लेकर अब तक की सारी बातें इन दोनों को बता दी। इसने कितना आरफीन को सताया, खुद कितना दर्द सा। आरफीन से पसंद से लेकर मोहब्बत करना, आरफीन को इसेश करना, इसकी तरफ कदम बढ़ाना, तो मकसूम का झिड़कना, फिर सोमी का वापस आना, इन दोनों की गलतफहमियों को दूर करना। सब कुछ ठीक चल रहा था। मकसूम सारी दूरियों को मिटाकर नज़दीकियों में बदलना चाहती थी। इनकी ज़िंदगी में शावर और उस्मान दुरानी का जहर घोलना, मैं फिर से गलतफहमियाँ जन्म लेना। ओ माय गॉड। सिमरन और साले पर तो हैरतों के पहाड़ टूटते कम थे। मकसूम, हमसे जिक्र तो क्या होता, कुछ तो शेयर करती। चंदा अकेले ही इतने पहाड़ जैसे भारी दिन गुजारती है, अकेले ही खुद भी कुटती कुटती रहती, और अरफीन भी परेशान रहा है। मकसूम भाभी, आपके और अरफीन भाई के सब्र की दाद देनी चाहिए, मगर आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुखों के गमों के और परेशानियों के बादल छट गए हैं। नई सुबह की किरण तुम्हें खुश आमदीद कहने को बेचैन है। बहारों की खुशगवार महक आगे बढ़ रही है। सिमरन ने इसके गाल पर नरमी से हाथ रखा। और जल्द से जल्द 2 से 3 और फिर 3 से 4 हो जाओ। ज़ाले ने पुरमज़ा अंदाज में टुकड़ा जोड़ा। मकसूम इसकी बात का मतलब समझकर झिम गई। आरफीन के लिए तुम जैसी नाजुक और प्यारी सी लड़की ही सूट करती है। अब बहुत एक दूसरे को सता लिया और तड़पा लिया। अब इन फासलों को पाटो, और अगर तुम पहल करोगी तो आरफीन के दिल में तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ेगा। मकसूम, राबिया वैसे देती हुई अंदर दाखिल हुई। देखो ज़रा, तीनों की तीनों इधर महफिल जमा के खड़ी हैं और नीचे सब तुम तीनों को बुला रहे हैं। बस पप्पू, हम मकसूम को तैयार करके ला रहे थे। मेरी जान, बहुत देर हो रही है, सलजूक की रस्म शुरू कर दी गई है। बस पप्पू, आप नीचे चले, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। ऑल राइट। सिर्फ 10 मिनट और सिमरन जोशा अब रोने वाला हो गया, इसे भूख लगनी शुरू हो गई है, तुम जल्दी से आओ। राबिया अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी, मगर जाने जाते जाते फिर पलटी थी। आज मेरी बहू को अच्छा सा तैयार करो।
आज सारे ख़ानदान वाले रिश्तेदार दोस्त अब जमा हैं। आज मैं मकसूम को सबसे मिलवाऊंगी। राबिया ने मकसूम को मोहब्बत से देखा और फिर सिमरन और जाले को बारी बारी देखते हुए बाहर निकलती चली गई। वाकई आज तो मकसूम भाभी को अच्छे से तैयार करने के कैरफीन की भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज इन दोनों की स्पेशल नाइट है ना मकसूम भाभी। कल साथ सुहागने सेहरा बंदाई करेंगी हीरा की, जिसमें तुम्हें हर सूरत शामिल होना है। सिमरन ऐसे कान में आहिस्ता से सरगोशी की, जिस पर वो गुलनार से हो गई। आरफीन की शबी आंखों के पर्दे पर झिमलाने लगी तो होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट खुल उठी थी। जाले ने जल्दी जल्दी किसी माहिर ब्यूटिशियन की तरह इसका खूब सारा मेकअप करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक वो दुश्मन जान नज़र ही नहीं है। इसके दिल को बेचैनी और बेकरारी सी भी होने लगी थी। जाने वो इसका दिया हुआ सूट तेबतन करती या नहीं। दिल खुश फहमी की परवास उड़ने लगा। दिल बार बार कहता कि मानिया ज़रूर वो सूट पहनेगी जो उसे आफरीदी दिया, मगर कुछ ही पल लगे कि दिल को खुश फहमियों की बादल में उड़ते हुए। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक वो दुश्मनी जान नज़र ही नहीं आई थी। इसके दिल को बेचैनी और बेकरारी सी भी होने लगी थी। जाने वो इसका दिया हुआ सूट तेबतन करती है या नहीं। ये दिल खुश फहमी
हर कोई अपने कमेंट्स दे रहा था, मगर सल्जूक आफरीदी के माथे पर मामूली सी शिकन भी, वो किसी की बात का बुरा नहीं मना रहा था। हाँ तो किसने कहा था मुझसे गाना गाने की फरमाइश करो, मैं तो मना कर रहा था। हमें इतना अंदाज़ा थोड़ी था कि हमारे सर में दर्द हो जाएगा। अब कोई ख़वातीन में से एक जाए और सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाए। आरफीन पर लहजे में कहते हुए ज़रमीन को एक आंख दबाते हुए सल्जूक आफरीदी को देखने लगा, मगर साथ ही अपने दर्द सर की दुआई भी दी। मैं लेकर आती हूँ सबके लिए चाय। लारो शगुलान अपनी जगह से उठी। लारो शगुलान, मेरे लिए कुछ खाने को भी लेती आना। सल्जूक भाई के गाने सुनकर मेरे पेट के चूहे भी ब्रेक डांस करने लगे हैं। हुनैन आफरीदी ने हाँक लगाई। सबसे पहले अपने खाने की फिक्र हो जाती है, अभी तो कितना खाया। वो मुंह ही में बड़बड़ाई थी और इसकी बड़बड़ाहट सिमरन ने सुन ली। वो हौले से मुस्कुरा दी। तुम एक काम करो, फ्रिज में चिकन की कबाब रखे हैं, सबको माइक्रोवेव में गर्म करके ले आओ। लारो शगुला ने सिमरन को शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखा। कोई बात नहीं, जब पता है कि वो खाने पीने का शौक है तो घबराते नहीं है। सॉरी सिमरन, आप पेट सो के जाओ, जल्दी से ले आओ। ये बात भी हकीकत है कि मैं सल्जूक के गिटार बजाने से ही डर गया था। सल्जूक ने सुर ले सब एक साथ मिला दिए थे। हसन आबिदी ने फिर से छेड़ा था। खुद को बहुत तानसीन की भतीजी समझ रहे हो ना, ज़रा ये गिटार हसन को गिटार दो। अब की बार सल्जूक आबिदी चुप नहीं रहा। सल्जूक भाइयों, ये ठीक बोल रहे हैं, मैंने सर ले की बहुत समझ, अमेरिका से बकायदा क्लासिकल का कोर्स करके आए हैं। आप उन्हें हल्का मत समझिए। हनन अफरीदी के इंकशाफ पर सब ने हैरत से हसन अफरीदी को देखा, मगर वानी और सल्जूक अफरीदी वाए थे जिन्होंने नहायत चौंक कर इसे देखा। तुम्हें हसन के बारे में बहुत जानकारी है, कहीं वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में कुछ सच्चाई तो नहीं उगल गया? हाँ तो तुम्हें नहीं पता, पूरा पूरा वक्त यहीं पाया जाता है। जरमील के इंकशाफ पर इसने तफ्तीशी नज़र से नैन अफरीदी को देखा। इधर लड़कियों के बीच बैठी वानी, जिसकी नज़र हसन अफरीदी पर थी। कुछ भी तो फ़र्क नहीं था अफरीदी और हसन की बॉडी में, सिवाय इसके चेहरे के। यहाँ तक इसकी बुलूरे आंखें भी अफरीदी की तरह थी। अफरीदी ने भी तो अमेरिका से क्लासिकल का कोर्स किया था। वो ये सब खामोशी से इसे देखते हुए सोच रही थी, ये खबर तो ज़बरदस्त है। तो फिर हसन एक गाना और हो जाए। आरफी ने गिटार इसको थमाया। इसी दौरान लारो शगुलान गरम गरम चाय के साथ कबाब भी ले और इस ट्रे में एक कांच के छोटे प्याले में मायनीज़ और केचप रखा था, जो उसने हुनैन अफरीदी के आगे रख दिया। ये होती हैं सुगर बीवियाँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ आपसे ज़्यादा, जहाँ कोई चटोरा नहीं। इससे पहले आप मुझे ये लेने दोबारा दौड़ाते, मैं खुद ही ले आई। थैंक्स। हुनैन अफरीदी रिटाई से हंसा और कबाब को मेयोनीज और केचप से लगाए खाना शुरू हो गया। हनी भैया, आप गाना गाना तो शुरू करें। क्यों, तुम अपने हनी भैया को कबाब नहीं खिलाओगे? सल्जूक अफरीदी बिला की समात रखता था और इस वक्त तो वैसे भी इसका पूरा वजूद हुनैन अफरीदी और हसन अफरीदी के लिए समात बना हुआ था। सब चाय पीने में लगे हुए थे, किसी ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यार हसन, शुरू करो। हसन अफरीदी ने एक बार फिर गिटार संभाली और जो धुन बजा रहा था आरफीन समझ गया था, क्योंकि ये गाना इसका भी फेवरेट था। जहाँ आरफीन ने एक मुस्कुरा के विक्ट्री का निशान बनाया, वहीं शक की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई। वानी अपने शक को यकीन के सच साबित करना चाहती थी और इसका सिर्फ एक ही आखिरी हल था। सब हसन अफरीदी की खूबसूरत आवाज़ में खोए हुए थे, मगर एक और शख्स था जो बगौर हसन अफरीदी को ही देख रहा था। वो था सल्जूक अफरीदी। उसकी बुलूर आंखें और हुनैन अफरीदी की बुलूर आंखें एक जैसी थी। हुनैन अफरीदी का हसन अफरीदी से यूं बेतकल्लुफ़ होकर बात करना इसका दिमाग छटका था। वानी चुपके से जालिक से के बराबर से उठी तो बिना वक्त ज़ाये किए वो बंदर की तरफ बढ़ी। हसन अफरीदी की आवाज़ पूरे लॉन में गूंज रही थी। वानी ने इसके बेडरूम में कदम रखा, स्विच बोर्ड में हाथ मारे कि सारे बटन ऑन कर दिए। पूरा कमरे की हर एक शय रोशनी में नहा गई। पूरे बेडरूम में इसने ताहिराना नजर डाली। जहाजी साइज बेड था, इसके सामने थ्री ड्रॉर अलमारी थी। एक बड़ी सी कांच की टेबल थी, जिसके पर ऑफिस की कुछ कागजात फाइल रखी थी। ऑफ वाइट कर्टन जो इस बेडरूम की खूबसूरती का मजीद बढ़ा रहे थे। इसने एक सांस ली और सबसे पहले कांच की टेबल की सिमट बढ़ी। वहाँ रखे हर कागज़ को इसने देखना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी जो काम के नहीं थे इसके वो नीचे कारपेट पर फेंकती चली गई। अब आ रही थी वार्डरोब की तीनों पट्टे एक साथ खोले। एक शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, हैंगर सब इसने निकाल के साइड में फेंकने शुरू कर दिए। सारी दरवाजे खोली। एक दराज में एल्बम रखी थी, ब्लू वेलवेट के कवर वाली वो एल्बम इसने निकाल ली थी। एल्बम खोली, जहाँ फ्रंट पर इसकी तस्वीर चस्पा थी। वो आगे बढ़ी, हर तस्वीर को देखती चलेंगी। सारे राज अफशा होते चलेंगे। जब आफरीदी ने ज़बरदस्ती से निकाह किया था, एक तस्वीर में इसमें वर्षद के साथ भी खड़ा था, जो हसन ही आफरीदी है। जो दूसरी दराज खोली तो वहाँ इसका वॉलेट रखा था। माने ने वो उठा लिया, इसे खोला, जिसमें पैसे रखे थे, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड और 2 NIC कार्ड वगैरह थे, एक नया और एक पुराना। इसने सारी चीज़ें समेत वॉलेट वहीं फेंक कर दोनों NIC कार्ड हाथों में लिए बगौर दोनों को पड़ा। एक कार्ड और भी मिला था, जिस पर मोबाइल नंबर लिखा था। जहन पर जोर डाला तो ये वही नंबर था जिस पर नूरी बार बार फ़ोन करती थी, और जब वानिया वहाँ जाती तो फ़ौरन लाइन भी काट देती। इसे नूरी पर शक सा हो गया था, जिसका इसने इजहार भी कर दिया था। इस शक को यकीन बदलने के लिए इसने नूरी का चुपके से मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर कोई और सा लगा दिया था। ए खुदा, जब बना इसी का ही बना। वहीं आंखें भीगने लगी। गम की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। दिल जाके खुदकुशी कर ले। हसन अफरीदी की आवाज़ बीबी कानों के पर्दे जैसे फाड़ रही थी। आरफी ने हसन अफरीदी से गिटार मांगा और रिक्वेस्ट की कि इसका आखिरी मिसरा वो भी गाएगा, क्योंकि ये गाना इसका भी फेवरेट है। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पर, मेरे जीते जी बात मरने के, मेरे हर एक पल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। ए खुदा, जब बना इसका ही बना। आरफी ने वो गाना म्यूजिक की धुन पर गुनगुनाया। सिर्फ इसकी उंगलियां चल रही थी, आंखें और होंठ बिल्कुल चुप थे। वानिया ने जो सिम नूरी के मोबाइल से निकाल कर अपने मोबाइल में लगा ली थी, कभी मौका ही नहीं लगा कि इसे इस्तेमाल करें, ना ही कभी इस पर किसी की कॉल आई थी। हसन अफरीदी ने अपना मोबाइल देखा, वहाँ नूरी का नंबर स्क्रीन पर झिलमिला रहा था। इसने अचंभे से वो नंबर
देखा, इसने मुझे क्यों फ़ोन किया? वो सिर्फ सोच कर रह गया। नूरी आंखों में सवाल डोल रहा था। हाँ नूरी बोलो, कैसे फ़ोन किया? मगर वहाँ से कुछ नहीं बोला गया, बल्कि लाइन कट दी गई। हसन अफरीदी ने मोबाइल कान से हटाकर अजीब नज़र से फ़ोन को देखा। वानी ने नमी भरी आंखों से देखा। वेल डन यार, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ पाई है तुमने। सल्जूक अफरीदी ने दिल खोल कर दाद दी थी, बल्कि खुशी से मुसाफिर के लिए भी हाथ बढ़ाया था, जो उसने मुस्कुरा के थाम लिया। आखिर भैया किसके हैं? हुनैन अफरीदी की ज़बान फिर फिसली थी। सल्जूक अफरीदी ने फिर चौंक कर इसे देखा। मोबाइल पर फिर से नूरी का फ़ोन आने लगा। हुनैन अफरीदी ने हसन अफरीदी को फ़ोन देखा बेल बज रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वानिया पर नज़र हुनैन अफरीदी की ही पड़ी थी, वो भी अचानक। वो हसन अफरीदी से कुछ कहने ही वाला था कि बिल्कुल सामने हसन अफरीदी के बेडरूम में खुलने वाली बालकनी में वानिया कान से मोबाइल लगाए हसन अफरीदी को ही देख रही थी। हनी भैया इधर देखें। हुनैन अफरीदी की नज़रों की ताक़ुब में हसन अफरीदी ने उधर देखा। ओह शिट! वानिया ने हसन अफरीदी की इस तरफ देखने पर सिर को नफ़ी में इधर उधर हिलाया। हसन अफरीदी तेज़ी से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी आता हूँ। या अल्लाह इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए। हनान अफरीदी के धीरे से बोलने पर सल्जूक अफरीदी ने फिर से चौंक कर देखा और फिर अंदर बढ़ते हसन अफरीदी को देखा। हसन अफरीदी तेजी से भागता हुआ 2-3 सीढ़ियाँ एक साथ फैलाते हुए अपने बेडरूम में पहुंचा था और उसका सोचना दुरुस्त था। वानिस के आने से पहले ही भागने के लिए पर तोल रही थी। हसन अफरीदी दरवाज़ा खोला, जैसे अंदर दाखिल हुआ हसन अफरीदी ने अपना इस कदर फैला हुआ बेडरूम देखा, जहाँ एक भूचाल सा आया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी तूफान यहाँ से आकर गुजरा हो। टेबल से इसकी सारी ज़रूरी फाइल्स और कागजात नीचे कारपेट पर बिखरे पड़े थे। वार्डरोब से सारी तयशुदा कपड़े हैंगर में लटके, इसकी शर्ट एंड टी शर्ट सब नीचे बेदर्दी से फेंके गए थे। वानिया की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। वो कैसे भूल गई थी कि हसन अफरीदी सफाई के मामले में किस कदर पॉजेसिव है। इसे मामूली सी भी कमरे की किसी शय पर धूल पसंद नहीं है। इसका फैला वो कमरा नहीं पसंद। ये सब वो पहले ही बावर करा चुका था। इतना बड़ा धोखा खौफ और डर की वजह से बोला भी नहीं गया। वानी मेरी बात सुनो, खबरदार मेरे करीब मत आएगा। आपने मेरी ज़िंदगी को मजाक बना दिया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वानिया जान, मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने तो दो। एक ही कदम में इस तक पहुंचा तो नरमी से कहते इसके दोनों हाथ थाम लिए। खामोश हो जाए, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात, और ना ही मुझे इन बेहुदा लफ्ज़ों से पुकारे। ओके, मगर तो मेरी बात सुननी होगी। वानी इसका जख्मी हरनी बनी हुई थी। ना ही तो हसन अफरीदी को कुछ कहने दे रही थी, ना ही अपने करीब आने दे रही थी। वानिया स्टॉप इट। बुलाकर हसन अफरीदी के चेहरे पर उससे डर आया। वानिया एकदम सब रोना धोना भूल कर साकिल जामिद हो गई। वो ये कैसे भूल गई कि सामने अफरीदी खड़ा, जिसके साय से आज भी खौफजदा थी। इसने हमेशा से सिर्फ डोर एक गुस्से की चिंगारी लिए देखा था। इसकी ज़बान तालू से जा चुकी, सांसें थम सी गई, दिल की धड़कना बंद हो गई थी। आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा, होशो आवाज़ खोने लगे। अगलो खोट के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। वो लड़खड़ा गिर ही जाती है कि वक्त हसन अफरीदी ने तेजी से आगे बढ़कर अपने आहनी बाजू मजबूत बाहों में न थाम ना लिया होता। ओ माय गॉड! अब घबराने की बारी इसकी थी। इसने वानी के फूल जैसे वजूद को अपने छोटे मजबूत बाजुओं में उठा लिया, चलता हुआ अपने जहाजी साइज बेड पर लिटा दिया और खुद इसके पास इसके करीब ही बैठ गया। वानिया हसन अफरीदी ने इसके रुखसार पर अपनी हथेली फेरी। वानिया ने इतनी ज़ोर से आंखें मीच रखी जैसे अब कभी नहीं खोलेगी। हसन अफरीदी ने बगौर इसका चेहरा देखा। इसके चेहरे से बाहर इसने शदीद नफरत की थी। हालांकि ये चेहरा शैला अफरीदी से कितना शबाहत रखता था। रेहान शेख ने जो कुछ किया, इससे कहीं ज़्यादा हिसाब वो इस वजूद से सूद समेत वसूल कर चुका था। इसके जिस्म के साथ साथ रूह भी घायल हो गई थी। इसका रमा रमा जख्मी हो गया था। इसका नफ्स, इसकी निस्वानियत, इसका एतमाद अना सब कांच के टुकड़ों की तरह रेजा रेजा होकर बिखर गया था। मगोर इसका एक नक्श तकने लगा और निगाह भटकती हुई इसकी शफाफ सराहीदार गर्दन के पीछ में पड़े तिल पर ठहर गई। वो खुद को भी अपनी बेकरारी को रोक नहीं सका था, देर अपने जज्बात पर बंद नहीं बांध सका। वह झुकता चला गया और उसकी साफो शफाफ सराहीदार गर्दन पर अपने इश्क जुनून की महर सब करता चला गया। वानी की आंख किसी एहसास के तहत खुली थी। पहले तो कुछ समझ में नहीं है, मगर सोते मंजमद एहसाब जागे तो महसूस हो गया हसन अफरीदी इस पर झुका हुआ है। उस पर झुके हसन अफरीदी के दोनों जोड़े से कंधों पर हाथ रख के पूरी ताकत से इसने उसको अल्लाह की ओर तेज से उठी थी। दूसरी साइड से भागने लगे कि हसन अफरीदी ने इसे ज़्यादा तेज से वानिया का बाजू थामकर अपनी सिमत खींचा। वो मुकम्मल इसके सार में कैद हो गई। इस तरह अगर मुझसे डरती रहोगी तो मेरी बात कैसे सुनोगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मुझे जाने दें। इसकी सेमी सेमी खुजदा आंखों से चंद मोती टूटने लगे। अब मत रोना। वानिया की आंखें हसन अफरीदी की जिसारत पर फटी की फटी रह गई। इतना तो वो जान ही गई थी कि अब किसी किस्म की कोई भी मुजामत करना बेकार है। हसन अफरीदी को जब यकीन हो गया कि वानिया इसकी बात सुनने को राजी हो गई, तो उसने अपनी गिरफ्त के आसार से इसे आज़ाद कर दिया, मगर इसके नाजुक हाथ हनूज इसकी मजबूत मुट्ठी में कैद कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद शैला पप्पू ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपका बदला रेहान शेख की बेटी से ले लिया है, तो उनकी आंखें जो एक अरसे से खुश्क थीं पथरा गई। जाने कहाँ से इन आंखों में एक समंदर आ ठहरा था। मैं अपनी शैला पप्पू से बचपन से ही बहुत मोहब्बत करता था, उनसे अटैच था। इनका इतना बड़ा दुख मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। 10 साल की उम्र से ही मैंने तहैया कर लिया था कि मैं ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, रेहान शेख की हर तरह से बर्बादी, और अपने मजबूत इरादों और मकसद में कामयाब भी हो गया। तुमसे शदीद नफरत करते करते कब तुम मेरे अंदर मोहब्बत की जड़ें फैला गई, मुझे पता ही नहीं चला। इसने मोहब्बत और चाहत से वानिया को देखा। वानिया जब बगौर इसका चेहरा तक रही थी, इसकी यूं चाहत भरी नजरों से देखने पर बुरी तरह झीम गई। इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा था, तुम्हें लेने के लिए। रेहान शेख ने जो कुछ शैला पप्पू के साथ किया, इसका दर्द उन्होंने पा लिया था। जो कुछ उन्होंने शैला पप्पू को दिया, इससे कई ज़्यादा तकलीफ नुकसान उन्हें मिल चुका
चुका था। मुझे रेहान शेख से कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं था। मैंने तुमसे निकाह किया था, तुम मेरी बीवी थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें लेकर हमेशा के लिए यहाँ से, इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊँगा, जहाँ सिर्फ और मैं और तुम अपनी अलग दुनिया बसा के रहेंगे, जहाँ दुख दर्द का कोई मामूली सा साया भी हमको छू ना सके। और वो हादसा, इस हादसे ने सब कुछ छीन लिया। मैंने जिस गाड़ी में था, वो इस गाड़ी में पहले से बम लगा दिया गया था, जिसका रिमोट कंट्रोल रेहान शेख के हाथ में था। रेहान शेख ने बटन दबा दिया और वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि गाड़ी ब्लास्ट होती मैं विंड स्क्रीन से उछल के दूर जा गिरा था। रेहान शेख नहीं जानता था कि मैं उछल कर गाड़ी से निकल कर बाहर जा गिरा हूँ, वरना रेहान शेख मुझे इस तरह कभी ना छोड़ता। इसका पूरा पूरा प्लान था कि आज मुझे खत्म ही कर देगा, मगर गाड़ी की शीशों की किरचियों से मेरा वजूद जख्मी जख्मी हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो मेरा चेहरा था। मेरा चेहरा पूरा पूरा मसख हो गया था। इस वक्त मैंने इस कदर तकलीफ बर्दाश्त की कि शायद ही जिंदगी में कभी इतनी तकलीफ सही होगी। रेहान शेख तो अपना काम करके कब का जा चुका, मगर मैं इस दौर ऐसे ही जख्मी जख्मी लहूलुहान सा रोड पर पड़ा रहा। कुछ लोगों ने उठाकर मुझे करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया। डॉक्टर्स के भी मेरे ऐसी कंडीशन देखकर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सिर्फ इतनी हिम्मत की कि डॉक्टर से कह दिया कि अपने जिगरी दोस्त अरशद को फ़ोन करा दिया। अरशद अब एक कॉल पर ही पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच गया। ओह माय गॉड हसन, ये क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ इस तरह? यार तुम मेरा बस इलाज करा दो। ये चंद जुमले बेमुश्किल तकलीफ शिद्दत से इसके मुंह से निकले थे। चेहरे की खाल पूरी तरह झिलस गई थी। तू खामोश रहे, मत बोलते, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। अरशद ने इसका पट्टियों में जगड़ा वजूद देखा नहीं जा रहा था। मिस्टर अरशद, हसन अफरीदी का चेहरा बुरी तरह झुलस के रह गया। प्लास्टिक सर्जरी से इनका पूरा चेहरा किसी और चेहरे में तब्दील हो जाएगा। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, हसन की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। ओके, तो फिर आप जल्दी से कुछ पेपर साइन करके फॉर्मेलिटी पूरी करें, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आज इसके चेहरे से पट्टियाँ हटानी थी। डॉक्टर और अरशद रूम में दाखिल हुए। हसन अफरीदी के चेहरे की पट्टी हटा दी गई। इसे एक नया चेहरा मिला था। अरशद, मेरा चेहरा तुम्हारा कांच की खिड़की और प्लास्टिक की चप्पल से पूरा चेहरा जिलस किया था। तुम्हारे प्लास्टिक की चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी ज़रूरी थी। हसन अफरीदी ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से आईना देखा, इसमें अपना नया चेहरा देखा। कुछ अर्सा वो वहीं अमेरिका में ही रहे। डॉक्टर्स की बेहतरीन ट्रीटमेंट से वो जल्दी से एथियोपिया की तरफ लौटने लगा। हम इस्लामाबाद वापस आ गए। अरशद को अपनी कोई मीटिंग अटेंड करनी थी और मुझे तुम्हारे पास आना था, मगर हर दुख एक तरफ, तुम्हारी जुदाई का दुख एक तरफ। तुम दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गई, मुझसे जुदा हो गई, मैं नहीं जानता था। मैंने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के तुम्हारे मिलने की दुआ मांगी थी, मगर मुझे नहीं मालूम कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी और तुम मुझे मिल जाओगी। अरशद मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले आया। मैं यहाँ कतई नहीं आना चाहता था, मगर अब सोचता हूँ कि अच्छा हुआ अरशद की बात मान ली। अरशद मेरा जिगरी दोस्त है, मेरी ज़िंदगी के हर औराक से वो वाकिफ़ है। सिवाय इस लड़की के, जो लड़की मेरी ज़िंदगी में है वो तुम हो और इस घर में मौजूद हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि कुदरत मुझ पर यूँ भी मेहरबान हो सकती है। तुम मुझे यूँ इतनी आसानी से मिल जाओगी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जब भी तो इस रात में खुद को रोक ही नहीं पाया और तुम्हारे पास तुम्हारे बेडरूम में चला आया। इसका मतलब है वो सब हकीकत था। इस दिन हसन अफरीदी ने जो कुछ इसके साथ किया वो सब सच था। कुछ बोलोगी नहीं? अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बाबा मुझे लंदन ले गए थे ताकि मेरे पाँव का ऑपरेशन कराएं। मैं इनके साथ जाने को राज़ी हो गई थी। इस शहर में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गई थी, छुटकारा चाहती थी, आपसे, आपकी यादों को भूल जाना चाहती थी। इस हादसे को अपने दिलो दिमाग पर जिस्म हर नक्श को मिटा देना चाहती थी। मैं लंदन चली गई, जहाँ से सबसे पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। अल्लाह के फजलो करम से वो कामयाब हो गए। मैं बाबा के कज़न के घर आ गई। कुछ माह बाद उन्होंने मुझे मोबाइल में वीडियो क्लिप दिखाई, जिसपे पल भर में मैं बुरी तरह चकरा के रह गई। ऐसा लगा पूरा आसमान मेरे सर पर आ गिरा। क्या था इस वीडियो में? आप? मैं? जी, वो इस वीडियो में थी। उस गाड़ी में आप गाड़ी पार्किंग की तरफ ले जा रहे थे, वो अचानक से बम ब्लास्ट होगी। बाबा बाबा ये क्या है? बेटा वानी या अफरीदी, जिसकी बदौलत आपने बहुत तकलीफें सही, दर्द बर्दाश्त किए, आपकी ज़िंदगी, आपका चैन सुकून सब बर्बाद हो गई। ये सब की वजह से हुआ, मैंने इसे जान से मार दिया। नहीं बाबा, ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं अफरीदी से दूर जाना चाहती थी, इसकी साय से छुटकारा चाहती थी, मगर यह भी हकीकत है कि मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। मेरी जान ये किसी नहीं, अफरीदी है, वही अफरीदी जिसने लम्हा लम्हा आपको तक अजियत में रखा, आपको आपके साय तक से खौफजदा रखा, रातों को डर डर कर उठना और चीखना चिल्लाना, ये सब कुछ किस वजह से था? अफरीदी की वजह से। और अगर आज मैंने आपको बदला ले लिया तो आपको खुश होना चाहिए। तो बाबा, अगर अफरीदी ने ऐसा किया तो क्यों किया? इन सब की वजह क्या है? क्या मतलब? शैला अफरीदी, इसने धीरे से नाम पुकारा। रेहान शेख वानिया से निगराह चुराने लगे। नजरें चुराने से हकीकत बदल नहीं जाएगी बाबा। बाबा, अफरीदी ने मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह तक जख्मी कर दी। मैं खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रही, मगर आपसे जो दुख मुझे मिला है वो अफरीदी के दिए गए दर्द और जख्म के आगे बहुत बड़ा है। दिल से खुद के लिए ही बद्दुआ है कि अल्लाह मुझे शैला अफरीदी की तरह या इससे ज़्यादा दर्द दे, या ऐसी दर्दनाक मौत दे कि दूसरों के लिए इबरत का निशाना बन जाए। वानिया, रेहान शेख ने आज पहली बार वानिया पर हाथ उठाया। मारे आप मुझे, मैं तो कहती हूँ आप मुझे मार ही दें। खुदा के लिए वानी बेटा, ऐसा मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूँ बाबा? शैला अफरीदी को मौत से भी बदतर हालत में मैंने बिस्तर पर पड़े देखा है। वो जिंदा लाश जैसी ज़िंदगी गुजार रही है। इनकी इस हालत के जिम्मेदार हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसका मतलब तो ये होना है कि अफरीदी ने अब तक जो मेरे साथ जानवरों जैसा जारहाना बर्ताव रखा, मेरे वजूद, रूह की, मेरी नफ्स निस्वानियत की जो धज्जियाँ बखेरी, वो सब आपका खमियाजा था। अफरीदी का मुझसे शदीद नफरत, और अपनी इस शदीद नफरत में मेरी अना, मेरे एतमाद को चकनाचूर करना, अपने पैरों तले रोन डालना, वो सब आपसे बदला था। आप एक ही सज़ा इसने मुझे लम्हा लम्हा दी। मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट फादर गर्दानती थी। आप मेरे सुपर हीरो थे, मेरा गरूर, मेरे फ़ख्र थे बाबा, मगर आपने मेरा गरूर, मेरा मान सब भरम सब तोड़ दिया।
मुझे शिकायत आफरीदी से नहीं है बाबा, इसने तो अपनी शैला पप्पू का बदला लेकर आपको जानी माली नुकसान पहुंचाया। इसने तो जो मेरे साथ जाती की, मेरे साथ जरहाना सलूक किया, वो निकाह करने के बाद किया, लेकिन आपने इस मासूम लड़की को नाजायज़ तरीके से अपनी हवस का निशाना बनाया। बाबा, मैं ये सब सुनने और देखने के बाद जिंदा तो क्यों, मुझे मौत नहीं आ गई? शायद इसलिए कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपका गुनाह मुझे धोना है, पल पर मर के जीना और जीव के मरना है। रेहान शेख एक लफ्ज़ नहीं बोले थे, क्या बोलते हुए अपनी सफाई में। उन्होंने वाकई वो गुनाह किया जिसे वो भूल गए थे, मगर कुदरत के निज़ाम को देखकर वो हैरान रह गए। जिस शैला अफरीदी की इज़्ज़त आबरू की धज्जियां बिखेर दी थी, आज वो सर उठाए इनकी अपनी सगी चहेती बेटी वानिया की शक्ल में इनसे हिसाब मांग रही थी। बाबा बिल्कुल खामोश हो गए थे, किसी से बोलना उन्होंने तर्क कर दिया था, मुस्कुराना छोड़ दिया था। जो गलती उन्होंने की थी, इस पर वो बहुत शर्मिंदा और परेशान थे। मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैं हर रोज़ चुपके से रातों के तीसरे पहर उनके कमरे में जाती, वो अपने बेडरूम में जाए नमाज बिछाए नहायत खुशी व खुजूर से अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते थे। दिन ब दिन की सेहत गिरती चली जा रही थी। जो गलती या गुनाह इनसे सरजद हुआ था, वो गिन की तरह उन्हें अंदर ही अंदर गिला रहा था, उन्हें ख़त्म कर रहा था। इन्हें इस तरह तनका तनका मरते देखकर मैं कुटती रही। जिस बात की रूह मैं वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें कहीं मक्का मदीना खाना काबा उम्रे की सादत हासिल करने जाना चाहिए। हम इस पाक मुकद्दस जगह पर पहुंचे, वहाँ की पाक मुकद्दस जगहों की ज़ियारत की, उम्रे की सादत हासिल की। बाबा इस पाक मुकद्दस जगह के हर जरे जरे पर सजदा करते रहे, तड़प तड़प कर रोते रहे हुए माफ़ी मांगते रहे। मैं उन्हें सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मन्नत मिन्नत करती हूँ, मेरे बाबा को माफ़ कर दें। आखिरी सांस तक जो इनके लबों पर दुआ थी, जो सिर्फ ये थी कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे सुकून दे दें। वानिया, मेरी क्या औकात जो मैं उन्हें माफ़ करूँ, तो उन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं माफ़ कर दिया है, जो अपने घर बुलाकर अपने घर की मिट्टी की नसीब की है। वरना बहुत कम खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें वो मिट्टी नसीब हो। शैला पप्पू बहुत अजियत में, दर्द में और तकलीफ में रही। अपनी सगी माँ के होते हुए भी इनकी नरम गर्म आगोश से दूर नहीं, अपनों के होते हुए भी उन्होंने बहुत बेसहारा जिंदगी सिर्फ बिस्तर पर गुजार दी। मगर हम नहीं जानते कि हमारा खुदा क्या हमसे चाहता है या क्या सोचे बैठा है। इनकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही थी, जो तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं थी। शैला पप्पू अपनी तकलीफ़ों से आज़ाद हो गई। और अगर तुम्हें सुकून माफ़ी से मिलता है, तो मेरे खुदा ने रेहान शेख को माफ़ किया, इसलिए अब मज़ीद अपने दिलो दिमाग पर कोई बोझ मत डालो। अच्छा, अब ये सारी दर्द भरी सोचो और यादों को भूल जाओ। मुझे ये जवाब दो कि मेरा बेडरूम इतना बखेरा है, कौन समेटेगा? इसी कमरे की तरह तो आपने मुझे भी बखेर दिया है। बेसाख्ता ही शिकवा इसकी ज़बान से निकला था। मिसेज़ वानिया हसन, आप इतनी महारत से ये कमरा नहीं समेटेंगी जितनी प्यार और मोहब्बत से मैं आपको अपने अंदर समेट लूँगा। नरमी उच्चार से कहती हुई हसन आफरीदी मजीद इसके नज़दीक हुआ। वानिया इसके बेबाक जुमले पर और उसके यूं नज़दीक आने पर हया से खुद में सिमट गई। और तुम जानती हो कि साड़ी मुझे कतई पसंद नहीं। जब तुम साड़ी बांधकर महफिल में आई, तो कितने ही लोगों की नज़र तुम्हारे सुगवार हुस्न पर उठी थी। बस हमारा पठानों का खून जोश मारने लगा, गुस्सा आ गया। इसकी शाम को जो तुम्हारे साथ सलूक किया, वो सब गुस्से में था। हाँ, बहुत चालाक है। रात के अंधेर में आफरीदी बनकर मुझे जख्म देते और दिन के उजाले में हसन बनकर मरहम रखने चले आए। और तुम नहायत मासूम और थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ भी। वो क्यों? वो इसलिए कि जब तुम्हारे बेडरूम में ले गया और कुछ देर बाद छोड़ के गया, मगर फिर 2 मिनट बाद अंदर आया, तो तुम्हें जब भी शक नहीं हुआ। अच्छा देखो, मैं समझाता हूँ। जब देखो, जो शख्स अपनी बीवी के लिए, इसकी इज्जत के लिए इतना पॉसेसिव हो सकता है, वो क्या अपनी बीवी को ऐसी हालत में छोड़ के दरवाज़ा बिना लॉक किए जा सकता है? वनी को अब समझ आया था कि वो अपनी बिखरी हालत जो हसन आफरीदी ने की थी, इसे याद करके इसकी गालों पर लाली सी बिखरने लगी। एक बात कहूँ, तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। इसकी जुबानी सरगोशी बुलोरी आंखों में से वो शौकियाँ वानिया के दिल में उधम मचाने लगी। बहुत दुख और दर्द दी है मैंने तुम्हें, मगर फिक्र मत करो, एक एक हिसाब सूद समेत पूरा कर दूंगा। अपनी किस्मत पर रश करोगी। वानी ने आसूदा होकर इसके शाने पर सर रख दिया। इसी दौरान इसका फ़ोन बजने लगा। हसन आफरीदी ने अपनी जीन्स की जेब से फ़ोन निकाला। हाँ उन्नयन, बोलो। सब ठीक है? वानी भाभी मान गई। हाँ, बारिश के बाद जो मंजर निखरा निखरा उजला उजला होता है, वही हाल है यहाँ भी। तो इसका मतलब है वानी भाभी से अब मिल सकता हूँ मैं? श्योर। तो ठीक है, आप दरवाज़ा खोलें, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। वाई तुम यहाँ हो? यार हनी भैया, कसम से पाँव शाल हो गए। खड़े खड़े बाद में चौंक लेना, अभी तो दरवाज़ा खोले। यू चीटर! हसन आफरीदी ने वहाँ से उठा और दरवाजे की सिमत बढ़ा। वानिया इसकी अचानक आमद पर अपनी जगह से 2 फीट ऊंची उछली थी। ये तो हिरा का देवर है। अस्सलाम वालेकुम वानिया भाभी। जी वालेकुम सलाम। यार खुदा न खास्ता, क्या वानिया भाभी आपने आपकी इन चीज़ों से पिटाई की है? हुनैन आफरीदी ने बिखरा कमरा देखा और ये मज़ा अंदर अंदाज में घबराती वानिया को देखा। इधर बैठो, सब बताता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि अपने होने वाले ससुराल में यूं खुलम खुला दंदनाते फेरे हैं, जबकि कल आपकी शादी है? सिमरन अपने बच्चों के लिए फीडर बना के नहीं जा रही थी कि सलजूक आफरीदी को सामने से आते देखा। कुछ नहीं सिमरन भाभी, दरअसल मैं पानी पीने जा रहा था। मगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो ये कमरा तो हिरा का किचन का रास्ता इस तरफ है। जी वो, अरे सलजूक भैया, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? बस मैं आ रहा था, मगर बाहर डर पर ही रोक लिया गया। जाले रजा रो रहा है। सिर्फ आधा घंटा है आपके पास, इसके बाद आप यहाँ से 9 तो 11 हो जाएगा। और हिरा इस मुलाकात के लिए कतर तौर पर राजी नहीं है। अब मैं जाऊँ? जी हाँ बिल्कुल जाइए, मगर ज़रा एहतियात से। ओके। जाली की बच्ची मार खाएगी। अरे अरे! सलजूक आफरीदी ने अपने दोनों हाथ मुजरिमों की तरह ऊपर उठा लिए, क्योंकि हीरा के हाथों में टेबल लैंप था, जो शायद जाली को मारने के लिए उठाया था। आप अपने बेडरूम में आने वालों को इस तरह स्वागत करती हैं? सलजूक आफरीदी ने बगौर इसका दिलकश सरापा देखा।
सल्जूक आफरीदी जलता हुआ इसके मुकाबले ला ठहरा। इसका झुका शर्मीला चेहरा अंगद शहादत से ऊपर उठाया था। इसकी आंखें बांधून हेरा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। सुना है मायों की दुल्हन इस रूप में बहुत हसीन लगती है, जहाँ का सारा सारा हुस्न इसके चेहरे पर आकर सिमट जाता है, जो इसे और पाकीज़ा बना देता है। मगर आज इस खूबसूरती पर ईमान ले आया हूँ। यकीन हो गया कि यकीनन मायों की दुल्हन बहुत खूबसूरत होती है। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त किए घबरा रही थी, जिसका सल्जूक आफरीदी को अच्छी तरह अंदाजा था। सल्जूक आफरीदी ने इसके दोनों हाथ अपनी मजबूत चौड़ी हथेलियों में कैद कर लिए। इसके नर्म और गर्म लम्स पर हेरा काम कर रहेगी। अब प्लीज़ आइए ना, कोई आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ रात रात यहीं रुकने का इरादा रखता हूँ जब तक तुम इकरार मोहब्बत नहीं करती हो, फिर हेरा की तो सिट्टी गुम गई। आप क्या कह रहे हैं? इसकी जान मुश्किल में पड़ गई। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? मैंने ज़ालिक को मना किया था, वो हौले से बोली, मगर मुकाबल भी क़यामत की समात रखता था। मैं जानता हूँ, मगर क्या करें, आपकी भाभी ने भी तो भारी वसूल करेंगी, मगर खैर है, तुम्हारे हुस्न के सदक़े ये भी कबूल है। ये सरासर बेईमानी है। बेईमानी? कैसी बेईमानी? तुम्हारे हुस्न की दीदार की या ज़ाले भाभी को नहीं देंगी? आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं जा रही हूँ। वो सिर उठाई हुई जाने लगी कि सल्जूक आफरीदी की मजबूत मुट्ठी में जो इसका हाथ कैद था, वो इसने एक झटके से खींचे तो हेरा अपना आप संभाल ना पाई, उसके चौड़े बाजू से अटक रही। मोहतरमा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कल का इंतज़ार कर लें। ज़रूर? क्यों नहीं, मगर कल अमले मोहब्बत होगा। आज सिर्फ इजहार मोहब्बत का दिन है। इस कदर बेबाकी वो शर्म और हया से कट कर रह गई। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भी हो सकते हैं। इसका जब भी सल्जूक आफरीदी से सामना हुआ था, मुझे संजीदा और रिजर्व सा लगता था। आज कभी कभी तो वो ज़ाली से कहती कि ज़रमील भाई का ये दोस्त कितना मगरूर है ना। हेरा साहिबा, आप अभी जानती ही क्या है, कल हुजला अरूसी में तशरीफ़ लाए, फिर और भी बहुत से राज जो कल अफशा होंगे। ओह अल्लाह! हेरा इसी के रूम की ठंडक में भी पूरे पसीने में शराबूर हो गई। मकसूम को ज़ाले और सिमरन ने पकड़ कर इसके दोनों हाथों पैरों को मेहंदी की खूबसूरत डिज़ाइन से सजा दिया था। मकसूम भाभी, मेहंदी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, देखना कल इसका रंग भी खूब गहरा आएगा। ज़ाले की जुबानी बात मकसूम अच्छी तरह समझ गई। ये तो है। एक बात और कि आज रात तुम मेरे मासूम सीधे से देवर को। सिमरन के इशारे पर इसकी घनेरी पलकें हया से झुक गई थीं। गलगाल पर डिम्पल पड़ने से लाली घुलने लगी। वैसे भी आरफीन भाई ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं, ज़्यादा सब्र नहीं करने वाले। अज़ाले कुछ मकसूद ने डांटना चाहा, मगर हया की वजह से डांट ही नहीं सकी। कुछ भी कह ले, मगर आज रात आरफीन भाई आपको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आप इस वक्त मुकम्मल हथियार से लेस हैं। वैसे भी आरफीन भाई को मेहंदी खुशबू बहुत पसंद है। सिमरन भाभी, ज़ाले बहुत बेशर्म है। ये तो पूरा घर कहता है ऐसे। वैसे कुछ भी अभी कुछ देर पहले ही हीरा से भी खूब सुन कर आई है, मगर हमारी ज़ाले भाभी ने तो डिटाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो और क्या, ज़िंदगी जीने का पूरा मज़ा लो। वो तो नज़र आ रहा है ज़मीर भाई की कुर्बत ने मज़ीद पर निकाल दी है तुम्हारे। अरे हाँ, ज़ाले सल्जूक चले गए। सिमरन को एकदम से याद आया, घर से तुम पता नहीं, मगर हेरा के बेडरूम से चले गए। और तो और देखी तो ज़रा, हेरा साहबा के मजाज ही नहीं मिल रहे हैं। कहाँ सल्जूक भैया से मिलना नहीं चाह रही थी मोहतरमा। एक मुलाकात में ये हालत, तो जाने कल के बाद क्या कर लेगी। ज़ाले तो वाकई बहुत बेवकूफ़ है, ज़रा यहाँ शर्म लिहाज नहीं रहा। वो बुलबुला के रह गई। क्या सिमरन भाभी इतनी ज़ोर से चुटकी ली है? सिमरन भाभी, मेरी तरफ से भी इसकी पिटाई करें। ये सब ज़रमील की सबत का असर है। बकवास करिए। ज़रमील को भी ऐसे विवाह खुली गुफ्तगू कतई तौर पर पसंद नहीं है। अभी कल ही जाने ये वानिया को क्या बोल रही थी कि ज़रमील ने बुरी तरह झाड़ा था। हाँ, ऐसे ही तो नौशे मियाँ हैं वो। इसके तब कर बोलने पर मकसूम और सिमरन मुस्कुरा दी। सिमरन कहाँ रह गई हो यार? योशा और रूहा दोनों एक साथ रो रहे हैं। अरशद की बेचारगी सी आवाज़ सीढ़ियों से आई। आ रही हूँ, सुधर जाओ। चलो भाई, सिमरन भाभी तो गई, हम भी जाएं अब। चुपकी बैठी रहो, तुम कहीं नहीं जा रही। अब तक मेरी मेहंदी सूख नहीं जाती, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे यार मकसूम भाभी, इस वक्त तो आप अरफीन भाई कंपनी ज्वाइन करें और इन्जॉय करें। सच्ची अरफीन भाई को आज ही चांस मिला है, आप कोई भी मज़ाहमत नहीं कर पाएंगे। ज़ाले की बच्ची नहायत बदतमीज़ है, तो मैं कल बताऊंगी। हाँ मकसूम भाभी, बताइएगा ज़रूर, ज़रा हमें भी तो पता चले आरफीन भाई कितने रोमांटिक हैं। सच्ची अगर ये मेहंदी गीली नहीं होती ना, तो एक हाथ तो तुम्हें खा ही लेती मेरे हाथ से। ज़ाले ज़ोर से हंस दी। अरे देखे, याद आया, आपके चक्कर में भूल गए। आज रात रात जगह है, तो मैंने ज़रमील के लिए खूब मर्च वाले गुलगुले बनाए हैं। ज़ाले पागल हो गया क्या? ज़रमील भाई पिटाई करेंगे तुम्हारी। ज़ाले की बात पर जोर करने जा रही थी, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो इनको खिलाने के बाद बेडरूम में रहेगा कौन? मैं तो वैसे भी अजहेरा के पास सोने वाली हूँ। वो तो जब भी पता चलेगा। मकसूम के इस घर में रहते हुए सबकी पसंद नापसंद का पता चल गया था, और ये भी कि ज़रमील को मिर्ची से सख्त एलर्जी है। अगर ज़ारे उन्हें गुलगुले मिर्च में मिर्च खिलाएगी तो उसकी खैर नहीं होगी। देख लेना, यानी कि मैं तुम पर अभी से फातह पढ़ लूँ। मकसूम भाभी, मेरा ख्याल है आपको अभी इसका टाइम भी नहीं मिलेगा। मैं तो चली। वज़ू मानी बात कहती है वहाँ से नीचे चली गई, रास्ते की तरफ बोली, मगर उसके बाद मकसूम की खाक भी पले नहीं पड़ी। मकसूम अपने दोनों हाथों पैरों को देखने लगी, जो अभी गीले हो रहे थे। बैठे बैठे कमर भी अटक गई। जाने वो क्या सोचती कि किसी ने दो मजबूत आहनी बाजू में झुककर इसे उठा ली। मकसूम ने नहायत खौफजदा से होकर आंखें मीच ली, और जब आंखें खोली तो खुद को अपने बेडरूम में बेड पर पाया। सामने आरफीन बैठा नहायत ही मोहब्बत से चाहत से देख रहा था। जानती मुझे मेहंदी खुशबू बहुत पसंद है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा अच्छा है कि मेहंदी खुशबू मेरी कमज़ोरी, और फिर मेरे सामने मेहंदी लगाकर बैठी हो। भला मैं अपने बेकरार दिल को कैसे रोक सकता हूँ?
और जैसा जाले ने कहा कि तुम कोई मज़ामत नहीं कर सकती, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आरफीन टुका और इसके रुखसार पर अपने होंठों का लम्स छोड़ दिया। यानी आरफीन वहीं कहीं छुपा हुआ था। आरफीन आज कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मकसूम मजीद खुद में सिमट कर रह गई। काली से आंखों में आरफीन ने आज वाज़ह अपना अक्स देख रखा था। आज मैं तुम्हारी इन घटाओं जैसी जुल्फों में अपना जहां आबाद करना चाहता हूँ, मोहब्बत का एक आशियाना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे होंठों, तुम्हारी इन काली आंखों में अपने नाम की मोहर साबित करना चाहता हूँ। होंठ झुका और इसकी लड़ती पलकों की वाड़ पर अपनी नाबिक अंदाज लब रख दी। इसके कपकपाते शंगरफी गुलाबी होंठ पर एक मीठी सी कहानी रकम कर दी। इसने इसकी मेहंदी पर अपने हाथों से अपना नाम लिख दिया और जो दोनों हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचे तो पूरी तरह इसके लंबे चौड़े वजूद में समा गए। ज़िंदगी के हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी, हर दुख, हर सुख में हम साथ हैं। ये दिल हमेशा से तुम्हारे धड़का था, तुम हमेशा इसकी मालिक रहोगी। पहली नज़र में ही ये दिल तुम्हारे हुस्न का गिरफ्तार हो गया था। मगर आज की रात अहद पैमान की रात नहीं, आज की रात कोई कस्मों की रात नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ इन पर अमल करने की रात है। आरफीन इसकी गली करली काली सा जुल्फों में चेहरा छुपाए दास्तान मोहब्बत सुना रहा था। इसने मकसूम को अपनी इस कदर वालाना मोहब्बत की बारिश में भिगोया कि इसे खुद पर फ़ख्र होने लगा। मकसूम ने आंखें मीच कर अपना सर इसके वसी सीने पर रख दिया। सल्जूक अफरीदी बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा था कि ऊपर से उन्हें अफरीदी कुछ परेशान सा नीचे उतरता नजर आया। खैरियत जी, वो जो चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं जी? वो बुरी तरह गड़बड़ाया। सल्जूक अफरीदी ने नाम ही ऐसा लिया था। वो सल्जूक भाई दरअसल हाँ, वो लारोश घर नहीं चल रही है। तो क्या वो सल्जूक भाई, आपको तो पता है मेरा बेडरूम कितना फैल जाता है, वही मेरा कमरा समेटती है। ओके, तो मेरे साथ घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। मगर सल्जूक भैया लारोश, इसे छोड़ दो, आज गई हैं, कल सुबह आ जाएगी। फिर वो रुका नहीं और हनैन अफरीदी का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया। कहाँ रह गई थी जालई? पता है इतनी मुश्किल से सोया है रज़ा। जाले प्लेट में गुलगुली अंदर आई। ज़रमीन नाइट गाउन पहने सोने की तैयारी करने लगा था, मगर जाले का वेट कर रहा था। किचन में थी, आपके लिए बना रही थी, आपको देखकर हेरा को भी देने। इसने प्लेट पहले टेबल पर रखी और इसमें से एक गुलगुला उठाकर ज़बरदस्ती ज़रमीन कुछ कहने से पहले वो मिर्चों वाला गुलगुला इसके मुँह में डाल दिया। और जैसे ही ज़रमीन ने वो मुँह में रखा तो थोड़ा थोड़ा मिर्चों का एक गोला इसके मुँह में आग से लगा दिया। ज़रमीन ने फ़ौरन वो गुलगुला मुँह से निकाला और प्लेट में वापस डाल दिया। जाले ज़रमीन इसे बोला, क्या करे, शर्त लगाई थी, आई एम सो सॉरी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसी वापस भागने लगी थी, मगर मुकाबले भी इसे एक निगाह रखता था। तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसने भागती जाली की एक जस्ट में पकड़ी थी। अब तुम भी तो इसका मिर्च का मजा चखो। ज़रमीन इसको अपनी तरफ खींच के इस पर झुकता चला गया। जाले तड़प कर रह के अंदर तक इस मिर्च की आग से लगी थी। वो सी सी करने लगी, अब बताओ कैसा लगा, आ रहा है मज़ा? ज़रमीन शौक नज़र से देखने लगा जो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पंखा जल रही थी। ज़रमीन अब बहुत चीटर है। इसने पानी गिलास होंठों से लगा, आधा गिलास पीकर गिलास वापस टेबल पर रख दिया। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है ना। बहरहाल मैं आज रात हीरा के पास सोने वाली, वो मेरा वेट करने रही है। वो जाने लगी थी मगर ज़रमीन ने इसकी कलाई पकड़ ली थी। बड़े से हाल नंबर ड्राइंग रूम में एक सोफे पर हसन अफरीदी बैठा था, जिनके सीने पर बीजान सर टिकाई हुई थी और रो रही थी। हसन अफरीदी ने अपना बाजू इनकी शाने पर फैलाकर उन्हें खुद में समेटा। समद अफरीदी और जुबारी सामने बड़े सोफे पर बैठे बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। समद अफरीदी को इसमें अपना छोटा भाई वलीद अफरीदी नजर आ रहा था। बीजान के बराबर में ही हुनैन अफरीदी सर को झुकाए बैठा था। बस करे बीजान, हुसैन अफरीदी ने अपने हाथों से अपने बाजू पर टिकाए बीजान के चेहरे से आंसू साफ किए। कैसे बस करूँ और क्यों ना रो? ये मेरे लिए कितनी दुख की बात है कि इसी शहर में मेरा चहीता पोता, मेरे लगते जिगर, मेरे वलीद की निशानी मेरा हसन रहता है और मुझे पता ही नहीं चला कितने साल से ये आंखें प्यासी थी, सोचती थी शायद अपने हनी को देख के बखैर दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे बीजान, आपको जो क्या तुम किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जब तुम हमें पहचान गए थे तो क्यों हमारे पास नहीं है? उन्होंने हल्के से गुस्से से ऐसे खुद से अलग किया तो उसे शिकायती निगाहों से देखने लगी थी। बीजान, हसन से तो बाद में निपटना है, पहले तो इस हनी के बच्चे के कान खींचे। इतना गुना मीसना हवा तक लगने नहीं दी इसने। ज़रमीन के घर भाग भाग के जाना अब समझ में आया। सल्जूक अफरीदी ने मुस्कुराते हुनैन अफरीदी को सल्जूक भैया अपने ससुराल कहते शर्म के मैंने जालिक को मना किया था, वो होली से बोली, मगर मुकाबल भी क़यामत की समात रखता था। मैं जानता हूँ, मगर क्या करें, आपकी भाभी ने भी तो भारी वसूल करेंगी, मगर खैर है, तुम्हारे हुस्न के सदक़े ये भी कबूल है। ये सरासर बेईमानी है। बेईमानी कैसी बेईमानी? तुम्हारे हुस्न की दीदार की या जाले भाभी को नेक देंगी? आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं जा रही हूँ। वो सिर उठाई हुई जाने लगी कि सल्जूक अफरीदी की मजबूत मुट्ठी में जो इसका हाथ कैद था, वो इसने एक झटके से खींचे तो हेरा अपना आप संभाल ना पाई, उसके चौड़े बाजू से अटक रही। मोहतरमा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कल का इंतजार कर लें। ज़रूर क्यों नहीं, मगर कल अमले मोहब्बत होगा, सिर्फ इजहार मोहब्बत
मोहब्बत का दिन है, इस कदर बेबाकी वो शर्म हया से कट कर रह गई। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भी हो सकते हैं। इसका जब भी सल्जूक आफरीदी से सामना हुआ था मुझे संजीदा और रिजर्व सा लगता था। आज कभी कभी तो वो ज़ाले से कहती कि जरमीन भाई का ये दोस्त कितना मगरूर है ना। हीरा साहिबा आप अभी जानती ही क्या है, कल हुजला अरूसी में तशरीफ़ लाए, फिर और भी बहुत से राज जो कल अफशा होंगे। ओ फल्ला, हीरा इसी के रूम की ठंडक में भी पूरे पसीने में शराबूर हो गई। मकसूम को ज़ाले और सिमरन ने पकड़ के इसके दोनों हाथों पैरों को मेहंदी की खूबसूरत डिज़ाइन से सजा दिया था। मकसूम भाभी मेहंदी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, देखना कल इसका रंग भी खूब गहरा आएगा। ज़ाले की जुबानी बात मकसूम अच्छी तरह समझ गई, ये तो है। एक बात और कि आज रात तुम मेरे मासूम सीधे से देवर को। सिमरन के इशारे पर इसकी घनेरी पलकें हया से झुक गई थीं। गलगाल पर डिम्पल पड़ने से लाली घुलने लगी। वैसे भी आरफीन भाई ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं, ज़्यादा सब्र नहीं करने वाले। अजाले कुछ मकसूद ने डांटना चाहा मगर हया की वजह से डांट ही नहीं सकी। कुछ भी कह ले मगर आज रात आरफीन भाई आपको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आप इस वक्त मुकम्मल हथियार से लेस हैं। वैसे भी आरफीन भाई को मेहंदी खुशबू बहुत पसंद है। सिमरन भाभी ज़ाले बहुत बेशर्म है, ये तो पूरा घर कहता है ऐसे। वैसे कुछ भी अभी कुछ देर पहले ही हीरा से भी खूब सुन कर आई है, मगर हमारी ज़ाले भाभी ने तो डिटाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो और क्या, ज़िंदगी जीने का पूरा मज़ा लो। वो तो नज़र आ रहा है जमीर भाई की कुर्बत ने मज़ीद पर निकाल दी है तुम्हारे। अरे हाँ, ज़ाले सज्जूक चले गए। सिमरन को एकदम से याद आया, घर से तुम पता नहीं मगर हिरा के बेडरूम से चले गए। और तो और देखी तो ज़रा हिरा साहब के मजाज ही नहीं मिल रहे हैं। कहाँ सज्जूक भैया से मिलना नहीं चाह रही थी मुहतरमा, एक मुलाकात में ये हालत तो जाने कल के बाद क्या कर लेगी। ज़ाले तो वाकई बहुत बेवकूफ़ है, ज़रा यहाँ शर्म लिहाज नहीं रहा। वो बुलबुला के रह गई। क्या सिमरन भाभी इतनी ज़ोर से चुटकी ली है? सिमरन भाभी मेरी तरफ से भी इसकी पिटाई करें, ये सब जरमील की सबत का असर है। बकवास कर रही है। जरमील को भी ऐसे विवाह खुली गुफ्तगू कतई तौर पर पसंद नहीं है। अभी कल ही जाने ये वानिया को क्या बोल रही थी कि जरमील ने बुरी तरह झाड़ा था। हाँ ऐसे ही तो नौशे मियाँ हैं वो। इस किताब को बोलने पर मकसूम और सिमरन मुस्कुरा दी। सिमरन कहाँ रह गई हो यार? योशा और रूहा दोनों एक साथ रो रहे हैं। अरशद की बेचारगी सी आवाज़ सीढ़ियों से आई। आ रही हूँ, सुधर जाओ। चलो भाई, सिमरन भाभी तो गई, हम भी जाएं अब। चुपकी बैठी रहो, तुम कहीं नहीं जा रही। अब तक मेरी मेहंदी सूख नहीं जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे यार मकसूम भाभी, इस वक्त तो आप अरफीन भाई कंपनी ज्वाइन करें और इन्जॉय करें। सच्ची अरफीन भाई को आज ही चांस मिला, आप कोई भी मज़ाहमत नहीं कर पाएंगे। ज़ाले की बच्ची नहायत बदतमीज़ है, तो मैं कल बताऊंगी। हाँ मकसूम भाभी बताइएगा ज़रूर, ज़रा हमें भी तो पता चले अरफीन भाई कितने रोमांटिक हैं। सच्ची अगर ये मेहंदी गीली नहीं होती ना तो एक हाथ तो तुम्हें खा ही लेती मेरे हाथ से। ज़ाले ज़ोर से हंस दी। अरे देखे, याद आया, आपके चक्कर में भूल गए। आज रात रात जगह है तो मैंने जरमील के लिए खूब मिर्च वाले गुलगुले बनाए हैं। ज़ाले पागल हो गया क्या? जरमील भाई पिटाई करेंगे तुम्हारी। ज़ाले की बात पर जोर करने जा रही थी, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो इनको खिलाने के बाद बेडरूम में रहेगा कौन? मैं तो वैसे भी अजहेरा के पास सोने वाली हूँ, वो तो जब भी पता चलेगा। मकसूम के इस घर में रहते हुए सबकी पसंद नापसंद का पता चल गया था, और ये भी कि जरमीन को मिर्ची से सख्त एलर्जी है। अगर ज़ारे उन्हें गुलगुले मिर्च में मिर्च खिलाएगी तो उसकी खैर नहीं होगी। देख लेना, यानी कि मैं तुम पर अभी से फातह पढ़ लूँ। मकसूम भाभी मेरा ख्याल है आपको अभी इसका टाइम भी नहीं मिलेगा। मैं तो चली। वजू मानी बात कहती है वहाँ से नीचे चली गई, रास्ते की तरफ बोली, मगर उसके बाद मकसूम की खाक भी पले नहीं पड़ी। मकसूम अपने दोनों हाथों पैरों को देखने लगी जो अभी गीले हो रहे थे। बैठे बैठे कमर भी अटक गई। जाने वो क्या सोचती कि किसी ने दो मजबूत आहनी बाजू में झुककर इसे उठा ली। मकसूम ने नहायत खौफजदा से होकर आंखें मीच ली, और जब आंखें खोली तो खुद को अपने बेडरूम में बेड पर पाया। सामने आरफीन बैठा नहायत ही मोहब्बत से चाहत से देख रहा था। जानती मुझे मेहंदी खुशबू बहुत पसंद है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा अच्छा है कि मेहंदी खुशबू मेरी कमज़ोरी, और फिर मेरे सामने मेहंदी लगाकर बैठी हो। भला मैं अपने बेकरार दिल को कैसे रोक सकता हूँ? और जैसा ज़ाले ने कहा है कि तुम कोई मज़ामत नहीं कर सकती, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आरफीन झुका और इसके रुखसार पर अपने होंठों का लम्स छोड़ दिया। यार यानी आरफीन वहीं कहीं छुपा हुआ था। आरफीन आज कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मकसूम मजीद खुद में सिमट कर रह गई। काली से आंखों में आरफीन ने आज वाज़ेह अपना अक्स देख रखा था। आज मैं तुम्हारी इन घटाओं जैसी जुल्फों में अपना जहाँ आबाद करना चाहता हूँ, मोहब्बत का एक आशियाना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे होंठों, तुम्हारे इन काली आंखों में अपने नाम की मोहर साबित करना चाहता हूँ। और झुका और इसकी लड़ती पलकों की वाड़ पर अपनी नाबी गंदाज लब रखती है। इसके कपकपाते शंगरफी गुलाबी होंठ पर एक मीठी सी कहानी रकम कर दी। इसने इसकी मेहंदी पर अपने हाथों से अपना नाम लिख दिया, और जो दोनों हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचे तो पूरी तरह इसके लंबे चौड़े वजूद में समा गई। ज़िंदगी के हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी, हर दुख, हर सुख में हम साथ हैं। ये दिल हमेशा से तुम्हारे धड़का था, तुम हमेशा इसकी मालिक रहोगी। पहली नज़र में ही ये दिल तुम्हारे हुस्न का गर्विता हो गया था। मगर आज की रात अहद पैमान की रात नहीं, आज की रात कोई कस्मों की रात नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ इन पर अमल करने की रात है। आरफीन इसकी गली करली काली सा जुल्फों में चेहरा छुपाए दास्तान मोहब्बत सुना रहा था। इसने मकसूम को अपनी इस कदर वालाना मोहब्बत की बारिश में भिगोया कि इसे खुद पर फ़ख्र होने लगा। मकसूम ने आंखें मीच कर अपना सर इसके वसी सीने पर रख दिया। सल्जूक आफरीदी बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा था कि ऊपर से उन्हें आफरीदी कुछ परेशान सा नीचे उतरता नजर आया। खैरियत जी, वो जो चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं जी? वो बुरी तरह गड़बड़ाया। सल्जूक आफरीदी ने नाम ही ऐसा लिया था। वो सल्जूक भाई दरअसल हाँ, वो लारोश घर नहीं चल रही है। तो क्या वो सल्जूक भाई, आपको तो पता है मेरा बेडरूम कितना फैल जाता है, वही मेरा कमरा समेटती है। ओके तो मेरे साथ घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। मगर सल्जूक भैया लारोश, इसे छोड़ दो, आज गई हैं, कल सुबह आ जाएगी। फिर वो रुका नहीं और हनैन अफरीदी का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया। कहाँ रह गई थी साली?
पता है इतनी मुश्किल से सोया है रज़ा। ज़ाले प्लेट में गुलगुली अंदर आई। ज़रमीन नाइट गाउन पहने सोने की तैयारी करने लगा था, मगर ज़ाले का वेट कर रहा था। किचन में थी, आपके लिए बना रही थी, आपको देखकर हेरा को भी देने। इसने प्लेट पहले टेबल पर रखी और इसमें से एक गुलगुला उठाकर ज़बरदस्ती ज़रमीन ने कुछ कहने से पहले वो मिर्चों वाला गुलगुला इसके मुँह में डाल दिया। और जैसे ही ज़रमीन ने वो मुँह में रखा तो थोड़ा थोड़ा मिर्चों का एक गोला इसके मुँह में आग से लगा दिया। ज़रमीन ने फ़ौरन वो गुलगुला मुँह से निकाला और प्लेट में वापस डाल दिया। ज़ाले ज़रमीन इसे बोला, क्या करे, शर्त लगाई थी, आई एम सो सॉरी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसी वापस भागने लगी थी, मगर मुकाबले में इसे एक निगाह रखता था। तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसने भागती ज़ाली की कलाई एक जस्ट में पकड़ी थी। अब तुम भी तो इसका मिर्च का मजा चखो। ज़रमीन इसको अपनी तरफ खींच के इस पर झुकता चला गया। ज़ाली तड़प कर रह गई। अंदर तक इस मिर्च की आग से लगी थी। वो सी सी करने लगी। अब बताओ कैसा लगा, आ रहा है मज़ा। ज़रमीन शौक नज़र से देखने लगा, जो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पंखा जल रही थी। ज़रमीन अब बहुत चीटर है। इसने पानी गिलास होंठों से लगा, आधा गिलास पीकर गिलास वापस टेबल पर रख दिया। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है ना। बहरहाल मैं आज रात हीरा के पास सोने वाली, वो मेरा वेट करने रही है। वो जाने लगी थी, मगर ज़रमीन ने इसकी कलाई पकड़ ली थी। बड़े से हाल नंबर ड्राइंग रूम में एक सोफे पर हसन अफरीदी बैठा था, जिनके सीने पर बीजान सर टिकाई हुई थी और रो रही थी। हसन अफरीदी ने अपना बाजू इनके शाने पर फैलाकर उन्हें खुद में समेटा। समद अफरीदी और जुबारी सामने बड़े सोफे पर बैठे बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। समद अफरीदी को इसमें अपना छोटा भाई वलीद अफरीदी नजर आ रहा था। बीजान के बराबर में ही हुनैन अफरीदी सर को झुकाए बैठा था। बस करे बीजान। हुसैन अफरीदी ने अपने हाथों से अपने बाजू पर टिकाए बीजान के चेहरे से आंसू साफ किए। कैसे बस करूँ और क्यों ना रोऊँ, ये मेरे लिए कितनी दुख की बात है कि इसी शहर में मेरा चहीता पोता, मेरे लगते जिगर, मेरे वलीद की निशानी मेरा हसन रहता है और मुझे पता ही नहीं चला कितने साल से ये आंखें प्यासी थी। सोचती थी शायद अपने हनी को देख के बखैर दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे बीजान, आपको जो क्या तुम किया तुमने मेरे साथ ऐसा। जब तुम हमें पहचान गए थे तो क्यों हमारे पास नहीं है। उन्होंने हल्के से गुस्से से ऐसे खुद से अलग किया तो उसे शिकायती निगाहों से देखने लगी थी। बीजान, हसन से तो बाद में निपटना है, पहले तो इस हनी के बच्चे के कान खींचे। इतना गुना मीसना हवा तक लगने नहीं दी इसने। ज़रमीन के घर भाग भाग के जाना अब समझ में आया। सल्जूक अफरीदी ने मुस्कुराते हुनैन अफरीदी को सल्जूक भैया अपने ससुराल कहते शर्म के
ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा।